हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे मोमेंट एंड लीवर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आघूर्ण एवं उत्तोलक। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मोमेंट क्या होता है, फिर उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, फिर लीवर क्या होता है, कितने टाइप के कंडीशन होते हैं उनके। ठीक है, तो इस चैप्टर में फ़िलहाल हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोमेंट एक्चुअली बोलते किसको है। तो मोमेंट, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको तो ये बोलते हैं कि मोमेंट जो है या आघूर्ण क्या होता है, ये एक प्रभाव है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिर यानी कि फिक्स पॉइंट पे, स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट पे, यानी कि बताता हूँ, जैसे कि कोई वस्तु जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट मान लीजिए, तो कोई ऐसा इफ़ेक्ट, कोई ऐसा प्रभाव जिसके कारण ये वस्तु अपने पॉइंट, फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमने की टेंडेंसी रखती है, घूमने की टेंडेंसी रखती है। किसके चारों ओर? एक फिक्स पॉइंट के, फिक्स पॉइंट और एक्सिस के, ठीक है, वो घूमने की टेंडेंसी रखती है। और जिस इफ़ेक्ट के कारण ये होता है, जिस प्रभाव के कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आघूर्ण किसको बोलते हैं? वो प्रभाव जिसके कारण कोई भी वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है, किसी प्रभाव के कारण, अब वो प्रभाव कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो, ठीक है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के चारों तरफ ये जो वस्तु है अगर घूमती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट। ओके, तो ये मोमेंट हुआ क्या फिर? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। अब क्या होता है, अब ये डिफाइन कैसे होता है? डिफाइन मैंने क्या बोला, जैसे कि कोई वस्तु है, वो जो है एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है F, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस फोर्स और इस फिक्स पॉइंट की दूरी जो है मान लो D है। ओके, तो ये कह रहे मोमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंट क्या होता है कि मोमेंट इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इनके ले लेते हैं, m इक्वल टू एफ इंटू डी। ओके, तो ये तो होता है मोमेंट। मोमेंट आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोमेंट क्या होता है। तो अगर मान ले कि फोर्स जो है वो, अगर मान लेते हैं कि फोर्स आपका किसी वस्तु पे अगर 10 न्यूटन का लग रहा है, और इस फोर्स और फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल मोमेंट कितना हो गया आपका? 10 इंटू 10, यानी कि 100 न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ से आपको इकाई पता चल रही है। चलिए नेक्स्ट फिर बताते हैं। हाँ, मोमेंट मैंने पहले बताया, मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेट होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ फुट पॉइंट, न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। ये अलग अलग जो सिस्टम होते हैं, मेजरमेंट सिस्टम, उनके लिए। तो FPS सिस्टम में फुट पॉइंट सिस्टम हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, फिर किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, अब
इसमें एक चीज़ और पाया जाता है कि मोमेंट में अगर फोर्स जो है, सपोज दैट कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों अगर फोर्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है तो उसको हम लोग, फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। ओके, अगर फिक्स पॉइंट के चारों ओर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। उसको हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट विल बी कंसीडर एज नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखेंगे। यूनिट क्या होती है, मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हो गया। मोमेंट को पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखें। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम ले क्यों रहे हैं, अभी मैं डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे एक समझिए, जैसे कि क्या है, ये एक एक्सिस है, मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। आपने सीसॉ देखा होगा, बच्चे पार्क में खेलते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों साइड बच्चे जो है अपना अपना भार डालते हैं, यानी कि बैठते हैं, और उसके बाद से उन लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। तो कभी कोई बच्चा ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम मोमेंट की बात करें तो इसके मोमेंट की बात करें, ओके, तो यहाँ पे फोर्स क्या, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ, तो यहाँ पे मोमेंट जो हो गया, आप कह सकते हैं F2 इंटू D2। अब D2 क्या है, D2 यहाँ इस एक्सिस से और इस फोर्स की दूरी, यहाँ पे फोर्स क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे इधर लग जाएगा F इक्वल हो गया क्या, सॉरी F इंटू क्या हो गया D2, F2 D2 हो गया यहाँ से इसकी दूरी D1, यहाँ F1। अब ये है एंटी क्लॉकवाइज में, ये है क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे जब क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव मोमेंट हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव मोमेंट हो गया। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल। सपोज मान लीजिए वही एग्जाम्पल है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ध्यान देंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो देयर इज अ नो रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट एंड नो रिजल्टेंट फोर्स। जब कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है फोर्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। टर्निंग मतलब कोई घुमाव। आप सपोज देखिए ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस है, आप इसको फलक्रम मान लें, या यहाँ पे मेन एक्सिस मान लें। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक पिवट है, तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पॉइंट है। तो हमने क्या बताया, ये देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक ये है 20 न्यूटन का, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे, जब हम मोमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 1, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे 20 और ये हो गया 20। एक हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम ये कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम पाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, नो रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट, यानी कि ना ये बिल्कुल ये दोनों वेट जो है आपस में दोनों एकदम स्ट्रेट पोजीशन में होंगे। ऐसा नहीं कि ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा क्योंकि ये कम वेट है, नहीं, यहाँ पे दोनों का जो मोमेंट है वो इक्वल हो गया है 20-20, ठीक है। एक है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज हम ले रहे थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे थे, और जब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे थे। तो जिसकी वजह से ये दोनों जो है मोमेंट है वो इक्वल स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो यहाँ पे नो रिजल्टिंग टर्निंग इफेक्ट होता है एंड नो रिजल्टेंट फोर्स होता है, यानी कि कोई फोर्स जो है नहीं लग रहा है। इसकी वजह से कोई भी इन दोनों में से कोई भी वेट
ऊपर नीचे हो, यानी कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे कि कोई तराजू हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट मोमेंट एंड लीवर में कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। द लॉ ऑफ द लीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। सेम चीज़ मैंने वही बोला है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो इन ये दोनों मूवमेंट अगर आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ मोमेंट्स। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जिससे समझा ना जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये बात तो हमेशा ध्यान रही कि सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा यानी कि मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो क्या, डिस्टेंस। ओके, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट उतना बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा मोमेंट उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द magnitude of force and the perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot, है ना। यहाँ पे जैसे कि कोई नट बोल्ट है, वो तो फिक्स है अपनी जगह पे। अब नट बोल्ट बिल्कुल टाइट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिंच लगा के उस नट से रिंच की दूरी पे, यानी कि थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस लेके चलते हैं। जब डिस्टेंस मेंटेन करके और फिर फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, मोमेंट बढ़ जाता है। और मोमेंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये जो नट है वो अपनी जगह फिक्स पॉइंट पे रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से नट या तो खुल जाता है या तो फिर टाइट होता है। अब सीधी सी बात है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो टाइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो क्या होगा, लूज होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ मोमेंट एंड लीवर में कुछ टर्म्स आते हैं। उस टर्म्स को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहली बात, अ लीवर इज़ एन एनी डिवाइस विच कैन टर्न अबाउट अ पिवोट। जैसे कि अब क्या है, इस फिगर में अगर आप देख रहे होंगे ये लोड है, ओके, ये जो डंडा दिख रहा है ये हो गया आपका लीवर, इसी को हम लोग लीवर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इस कोई भी लीवर हो जो फिक्स पॉइंट है उसको उस पॉइंट के चारों तरफ घुमाने के लिए कोशिश करता है, या तो इसकी सहायता से हम घुमाते हैं, यानी कि टर्न अबाउट ऑफ लीवर। इन अ वर्किंग लीवर अ फोर्स कॉल्ड द एफर्ट। अब क्या है, आप ध्यान से देखिए, जब ये लीवर है, अब वर्किंग लीवर की बात कर रहे हैं। अब इस लीवर को, ये लीवर वर्क कैसे करेगा, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ओके, इस फोर्स को जहाँ पे हमने फोर्स लगाया इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एफर्ट। ये बात समझ में आ गई, यानी कि लीवर है, लीवर पे हमने फोर्स लगाया यानी कि ताकत लगाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, एफर्ट इज़ यूज टू ओवरकम अ रेजिस्टिंग फोर्स कॉल्ड द लोड। यानी कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं लीवर के थ्रू तो किसी के विरुद्ध लगा रहे होंगे, यानी कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका कोई विरोध कर रहा होगा, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस कुछ काम कर रहा होगा, और वो जो रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लोड। ओके, ये हो गया लोड। तो ये जो बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसके सापेक्ष हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया एफर्ट, ये हो गया लोड। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द पिवटल पॉइंट इज़ कॉल्ड फल्क्रम। अब ये चीज़ जिस पॉइंट के सहारे हम इस लीवर पे फोर्स लगा रहे हैं, किसके विरोध में, इस लोड के अपोजिट, यानी कि इस लोड के विरोध में हम फोर्स लगा रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फल्क्रम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, आलम्ब। हिंदी में फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एफर्ट को बोलते हैं प्रयास,
एफर्ट हो गया आपका प्रयास। लोड आप समझते हैं, लोड जो हो गया आपका क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मान लीजिए, यानी कि उसको हम विपरीत बल मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और फलक्रम को हम बोलते हैं क्या हिंदी में, आलम। फलक्रम को हम बोलते हैं हिंदी में आलम। ओके, तो ये तो हो गया। अब लोड को आप प्रतिरोध मान सकते हो या इसको हिंदी में प्रतिरोध बोल सकते हो। तो ये 3 टर्म्स थे जो कि मोमेंट एंड लीवर में ये यूज होते हैं। तो ये बात आपको समझना है कि लीवर क्या होता है, लीवर पे एफर्ट कहाँ लग रहा है, फिर लोड कहाँ है, फलक्रम क्या है, कहाँ है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इस बेस पे हम लोग जो मोमेंट एंड लीवर है उसको हम लोग 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। ओके, अब 3 क्लास में क्लासिफाइड कैसे करते हैं? क्लास 1 में ये हम लोग ये देखेंगे कि जब लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम लगा होता है तो क्लास 1 होता है। फिर से ध्यान देखिए, लोड और एफर्ट यानी कि प्रतिरोध और प्रयास के बीच में आलम्ब लगा होता है तो उसको क्लास 1 हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लीवर। क्लास 1 स्ट्रेट लीवर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल एक जैसे सिंपल जो तराजू होता है आपने देखा होगा, उसके बीच की डंडी देखा। फिर आपने देखा होगा हैंड पंप का जो हैंडल होता है वो हो गया, ठीक है। तो कैंची आप देख रहे हो, कैंची क्या है, कैंची भी बीच में जो है पॉइंट, एक उस बीच पॉइंट के चारों तरफ कैंची जो है, ठीक है, ये काम करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, कोई भी चीज़ जो काटते हैं तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है और यहाँ से हम लोग बल लगाते हैं, ये हो गया फलक्रम। तो ये आ जाता है आपका क्या, क्लास 1 मोमेंट एंड लीवर में आ जाता है, क्लास 1 स्ट्रेट लीवर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास 2 में क्या होता है, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है। फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, उसको क्लास 2 सेकेंड क्लास हम लोग बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक पहिए वाली आपने कूड़ा गाड़ी देखी होगी, ठीक है, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोड कहाँ है, बीच में है, ये हो गया लोड, ये हो गया क्या, फलक्रम, और ये हो गया क्या, एफर्ट, ठीक है, ये एफर्ट। तो इसका ये बात समझ में आ गई। तो ये क्लास 2 क्या कहते हैं, स्ट्रेट लीवर में आता है। अब थर्ड को हमने क्या देखें, थर्ड क्लास क्या होता है, जब लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट लगता है, लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट लगता है, उसको क्लास 3 बोलते हैं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एफर्ट और लोड के बीच में जब फलक्रम होगा क्लास 1, फिर फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होगा क्लास 2। अब लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट लग रहा है तो इसको क्लास 3 हम लोग बोलते हैं। तो क्लास 3 का एग्जाम्पल क्या होता है, क्लास 3 का एग्जाम्पल जैसे हो गया चिमटा, ठीक है। चिमटा क्या होता है, चिमटा जो है आपने देखा होगा घर में चिमटा होता है, ऐसे होता है चिमटा, यहाँ से ये फलक्रम है, ठीक। फलक्रम अब बीच में हम लोग एफर्ट लगाते हैं, हाथ से हम लोग बीच में प्रेस करते हैं, तब जाके इसके बीच में कोई भी वस्तु आती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पकड़े जाते हैं, चिमटे से पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 3 टाइप का स्ट्रेट लीवर, ओके ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लास 1 क्या होता है, क्लास 2 क्या होता है, क्लास 3 क्या होता है, ओके। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कंडीशन क्या क्या होता है, द सम ऑफ फोर्सेस इन वन डायरेक्शन इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो सम ऑफ फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सम ऑफ फोर्सेस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हो जाएंगे, सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन
आ जाएगा। ओके, जैसे हमने पहले बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ मोमेंट्स मस्ट अप्लाई। जब ये कंडीशन आता है तो ये जो लॉ ऑफ मोमेंट होता है वो अप्लाई वहाँ पे होता है। तो ये तो था आपका आज का चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट एंड लीवर। ओके, इस पर कुछ नहीं, बस जैसे क्लास 1, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 3 टाइप के जो क्या कहते हैं स्ट्रेट लीवर होते हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ पूछ देता है, ये लोड का वैल्यू दे देगा, एफर्ट दे देगा, फुलक्रम पूछ लेंगे, फिर इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू देगा जिसकी वजह से तीसरी चीज़ें पूछ लेंगे, और डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं कि कितना, अगर एफ़र्ट लग रहा है तो कितना एफ़र्ट लग रहा है, यानी कि मोमेंट जो है कितना लग रहा है, तो डिस्टेंस और एफ़र्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पता चलेगा, मोमेंट भी पता चल जाएगा। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आपके घर पास बुक्स होती हैं तो उनसे आप एग्ज़ाम ज़रूर सॉल्व कीजिए, ये सारे चैप्टर आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।